अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने फ़ोन नंबर बताया और आपने दोहराना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ध्यान हटा, वो नंबर ज़हन से गायब हो गया? या जब आप ज़हन में कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो इन सारे कामों के लिए हमारा दिमाग जो एक टेम्परेरी वर्कस्पेस इस्तेमाल करता है, उसे ही शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी कहते हैं। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी नफ्सियाते इदराक का एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट है, जो हमारी कॉन्शियस थॉट यानी शाउरी सोच को समझने के लिए लाजमी है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, ये जानने के लिए कि ये काम कैसे करती है, इसमें रखी हुई चीज़ें गायब क्यों हो जाती हैं और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये इतनी अहम क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक सवाल से कि आखिर वर्किंग मेमोरी है क्या। फिर हम उस क्लासिक मॉडल को देखेंगे जिसने इसकी बुनियाद रखी। वहां से हम भूलने की पहेली को हल करने की कोशिश करेंगे, कुछ बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट्स पर नजर डालेंगे जिन्होंने बताया कि हम चीजें क्यों भूल जाते हैं, और ये भी देखेंगे कि हम अपने जहन में मालूमात को तलाश कैसे करते हैं। और आखिर में हम इन सब आइडियाज को जोड़कर एक जदीद नजरिए के साथ इस बहस को समेटेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये जहनी मैदान जिसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, है क्या चीज़? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में अगर समझें तो वर्किंग मेमोरी वो यादें हैं जिन पर हम शऊरी तौर पर इसी वक्त गौर कर रहे होते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे जहन का वो स्क्रैच पैड है, वो वाइट बोर्ड है जो यहाँ और अभी के लिए काम करता है। हमारी तमाम कॉन्शियस एक्टिविटीज़ यानी शऊरी सरगर्मियों की बुनियाद यही है। जब हम वर्किंग मेमोरी की बात करते हैं तो हमारी मुराद उसी फ़आल याददाश्त से होती है जिसको हम मौजूदा वक्त में सोचने और काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी से कंपेयर करना। जरा अपने कंप्यूटर या फोन के बारे में सोचिए। आपकी वर्किंग मेमोरी इसकी रैम की तरह है, इंतहाई ताज़ा, एक्टिव, लेकिन इसकी गुंजाइश महदूद है। जब आप बहुत सारी ऐप्स खोल लेते हैं तो फ़ोन स्लो हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इसकी हार्ड ड्राइव या स्टोरेज की मानंद है, आपकी सीखी हुई हर चीज़ के लिए एक वसी मुस्तकिल ज़ख़ीरा। तो एक एक्टिव प्रोसेसिंग के लिए है और दूसरी मुस्तकिल स्टोरेज के लिए। ओके, तो अब जब हमें बेसिक आइडिया हो गया है, चलिए मेमोरी के एक बहुत ही फाउंडेशनल मॉडल की तरफ चलते हैं जिसने इस पूरी फील्ड की बुनियाद रखी, द एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल। आपके सामने जो ये डायग्राम है, ये है वो क्लासिक एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल। ये मॉडल मेमोरी को मुख्तलिफ स्टोर्स या ज़खायर के एक सिलसिले के तौर पर दिखाता है। जरा इसके बहाव पर गौर करें। इन्फॉर्मेशन माहौल से यानी लेफ्ट साइड से सिस्टम में एंटर होती है, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती है और बिलाखिर इसका कुछ हिस्सा मुस्तकिल तौर पर स्टोर हो जाता है। यहाँ हर बॉक्स इस सफ़र में एक बहुत ही अहम मरहले की नुमाइंदगी करता है। चलिए इस पूरे फ्लो को ना स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले है एनवायरमेंटल इनपुट, वो सब कुछ जो हम देखते, सुनते और महसूस करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे सेंसरी रजिस्टर्स तक पहुंचती है, जो एक बहुत ही मुख्तसर बफर का काम करते हैं, यानी हिस्सियात से वाबस्ता इब्तदाई मालूमात का ज़ख़ीरा। ये सेंसरी डेटा की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी को कुछ लम्हों के लिए रोके रखते हैं। वहां से अगर हम उस चीज़ पर तवज्जो दें तो मालूमात एक्टिव प्रोसेसिंग के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में मुंतकिल हो जाती है। आखिर में रिहर्सल या दोहराने जैसे अमल के जरिए इसे मुस्तकिल ज़ख़ीरे के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में इनकोड किया जा सकता है। और हाँ, इस दो तरफ़ा तीर पर गौर करें, ये बहुत अहम है क्योंकि ये जाहिर करता है कि हम लॉन्ग टर्म स्टोर से मालूमात को वापस अपनी वर्किंग मेमोरी में भी ला सकते हैं। और देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कोई आराम करने की जगह या गैर फाल वेटिंग रूम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक एक्टिव वर्कशॉप है जहां कंट्रोल प्रोसेसेस मुसलसल काम कर रहे होते हैं। मसलन रिहर्सल यानी दोहराना, ये वो अमल है जब आप एक फ़ोन नंबर को फाल रखने के लिए अपने जहन में बार बार दोहराते हैं। फिर है कोडिंग यानी मालूमात को आसान शक्ल देना। ये तब होता है जब आप इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम यहाँ डिसीजंस यानी फैसले भी करते हैं और अपने परमानेंट स्टोर से मालूमात निकालने के लिए रिट्रीवल स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं। तो ये एक इंतहाई डायनामिक यानी मुतहर्रिक अमल है। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के सबसे बड़े चैलेंज की तरफ। वो है इसका टेम्परेरी होना। आखिर इसमें से चीज़ें कितनी जल्दी गायब हो जाती हैं? ये सवाल हमें हमारे पहले बहुत अहम एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1959 में पीटरसन ने एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को 3 आसान कॉन्सोनेंट्स जैसे के, सी, बी याद करने को दिए, लेकिन असल चाल ये थी, उन्हें दोहराने से रोकने के लिए फ़ौरन 3 के हिसाब से उल्टी गिनती गिनने को कहा गया। इसके बाद 18 सेकंड तक के मुख्तलिफ वक्फों के बाद उन्हें वो हरूफ याद करने को कहा गया। नतीजा बिल्कुल हैरत अंगेज।
सिर्फ 18 सेकंड की इस मसरूफियत के बाद लोगों की रिकॉल एक्यूरेसी 20% से भी नीचे गिर गई। ये इस बात का बहुत मजबूत सबूत था कि एक्टिव रिहर्सल के बगैर हमारी वर्किंग मेमोरी में मौजूद इंफॉर्मेशन लगभग फौरन ही फना हो जाती है। तो पीटरसन के एक्सपेरिमेंट से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ, हम भूलते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ वक्त गुजरने की वजह से है या कोई और चीज काम कर रही है? और इस सवाल ने ना साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी बहस शुरू कर दी, दो मुखालिफ नजरियात के दरमियान। तो आखिर मसला क्या था? बुनियादी सवाल ये था, क्या मालूमात वक्त गुजरने की वजह से खुद ब खुद मिट जाती हैं, जिसे डिके कहते हैं, या नई मालूमात पुरानी मालूमात की जगह ले लेती हैं और उसे धकेल कर बाहर कर देती हैं, जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट को इस सवाल का जवाब तलाश करना था। चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आसान करके समझते हैं। पहले है डीके। इसका मतलब है वक्त के साथ मालूमात का मिट जाना। सोच लें जैसे कोई पुरानी तस्वीर धूप में रह रहकर फीकी पड़ जाती है। ये एक गैर फाल या पैसिव प्रोसेस है। फिर दूसरी तरफ है इंटरफेरेंस, यानी दूसरी मालूमात की वजह से रुकावट आना। ये एक फाल या एक्टिव प्रोसेस की तजवीज़ करता है, जहां नई मालूमात पुरानी मालूमात को बाकायदा डिस्टर्ब करती है। तो सवाल ये था, ये पैसिव फेडिंग है या एक्टिव डिसरप्शन? अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 1965 में वॉ और नॉर्मन ने एक बहुत ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को 16 हिंसों की एक लिस्ट सुनाई। आखिरी हिंसा, जिसे प्रोब कहते हैं, लिस्ट में पहले भी एक बार आ चुका था। काम यह था कि पहले प्रोब के फौरन बाद आने वाला डिजिट बताना था। अब इसका सबसे अहम हिस्सा, उन्होंने दो चीजों को तब्दील किया। पहला, दोनों प्रोब्स के दरमियान आने वाले इंटरफेयरिंग आइटम्स की तादाद, और दूसरा, लिस्ट को पेश करने की रफ्तार, या तो तेज या आहिस्ता। इस जबरदस्त डिजाइन ने उन्हें वक्त के असर यानी डिके को इंटरफेरेंस के असर से अलग करने का मौका दिया। अब जरा इस ग्राफ पर आइए और देखिए कि उन्हें मिला क्या। ये जो नीचे वाली लाइन है यानी एक्स एक्सिस, ये दिखा रही है इंटरफेयरिंग आइटम्स की तादाद, और जो ऊपर वाली लाइन है वाई एक्सिस, वो बता रही है कि रिकॉल कितना अच्छा था। सबसे कमाल की बात देखें, पेश करने की रफ्तार, जिसे सफेद और काले दायरों से जाहिर किया गया है, इससे लगभग कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों लाइंस तकरीबन एक जैसी हैं। तहम इस ग्राफ के नीचे की तरफ जाती हुई ढलवान को देखें। जैसे जैसे इंटरफेयरिंग आइटम्स की तादाद बढ़ती गई, याद करने की सलाहियत में नुमाया कमी आई। तो इस एक्सपेरिमेंट से नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ और वाज़ेह। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम जो चीजें भूलते हैं, उसकी असल वजह इंटरफेरेंस है, डीके नहीं। यानी दरमियान में आने वाली मालूमात की मिकदार सबसे ज्यादा अहम है, ना कि सिर्फ वक्त का गुजरना। ठीक है, तो हमने भूलने की वजह तो समझ ली। अब फोकस शिफ्ट करते हैं एक और प्रोसेस पर कि जब इंफॉर्मेशन हमारी वर्किंग मेमोरी में होती है तो हम उसे ढूंढते कैसे हैं। इस पर काम किया सॉल स्टर्नबर्ग ने 1969 में अपने क्लासिक एक्सपेरिमेंट में। उनका सेटअप बहुत सिंपल था। पार्टिसिपेंट्स को 1 से 6 हिंसों का एक सेट याद करने को दिया गया। फिर उन्हें स्क्रीन पर एक प्रोब डिजिट दिखाया गया और उन्हें बस हाँ या ना में जवाब देना था कि क्या ये डिजिट याद किए गए सेट में मौजूद था। स्टर्नबर्ग ने उनके जवाब देने के वक्त यानी रिस्पॉन्स टाइम को बहुत एहतियात से नापा। और ये ग्राफ उनके नतायज हैं। और ज़रा इस ग्राफ को देखिए, ये बिल्कुल एक परफेक्ट सीधी लकीर है। इसे लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मेमोरी सेट में हर नए आइटम के इजाफे के साथ रद्द-ए-अमल का वक्त एक बिल्कुल मुस्तकिल मिकदार से बढ़ जाता था। ये इस बात का बहुत मजबूत इशारा है कि हमारा जहन एक मुनज़्ज़म आइटम बाय आइटम सर्च करता है। और इस सीधी लकीर की बुनियाद पर स्टर्नबर्ग ने ये तक कैलकुलेट कर लिया कि हमारे जहन को मेमोरी सेट में हर एक आइटम को चेक करने में कितना टाइम लगता है। एंड द आंसर सिर्फ 38.3 मिलीसेकेंड्स। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम जहनी प्रोसेसेस जो बिल्कुल अनदेखी हैं, उनको कितनी एक्यूरेसी से नाप सकते हैं। इस डेटा की बुनियाद पर स्टर्नबर्ग ने अपना मशहूर सीरियल प्रोसेसिंग मॉडल पेश किया। ये मॉडल कहता है कि जब हम अपनी वर्किंग मेमोरी को सर्च करते हैं तो हम टारगेट आइटम का मवाजना सेट में मौजूद हर एक आइटम से एक के बाद एक तरतीबवार करते हैं। दूसरे लफ्जों में, हम मेमोरी में चीज़ों को एक एक करके तरतीब से ढूंढते हैं। चाहे सही जवाब पहले आइटम पर ही मिल जाए, जहन पूरी लिस्ट को चेक करता है। ओके, तो अब तक हमने अलग अलग पीसेस को देखा: रिहर्सल, इंटरफेरेंस, सीरियल सर्चिंग। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक मॉडर्न तस्वीर बनाएंगे। तो आजकल जो सबसे एक्सेप्टेड व्यू है वो है एक्टिवेशन मॉडल। ये मॉडल वर्किंग मेमोरी को एक जगह के बजाय एक स्टेट या हालत के तौर पर देखता है। हालत फालियत यानी स्टेट ऑफ एक्टिवेशन।
अब देखिए ये काम कैसे करता है। हमारी वर्किंग मेमोरी में मौजूद आइटम्स बहुत ही हाई लेवल ऑफ एक्टिवेशन रखते हैं, जिससे उन तक फौरी रसाई मुमकिन होती है। लेकिन जैसा कि पीटरसन के काम ने दिखाया, अगर हम उन पर तवज्जो ना दें तो ये एक्टिवेशन तेजी से डीके हो जाती है। यहाँ रिहर्सल का किरदार आता है। ये इन आइटम्स को इस हाईली एक्टिव स्टेट में बरकरार रखती है। और फिर हमारी कैपेसिटी महदूद क्यों है? इस मॉडल के मुताबिक ये बस उन आइटम्स की तादाद है जिन्हें हम उनके डीके होने से पहले रिहर्सल के जरिए एक्टिव रख सकते हैं। देखा आपने, ये मॉडल किस खूबसूरती से एटकिंसन, शिफ्रन, पीटरसन और वॉन नॉर्मन के नजरियात को एक वाहिद जामे थ्योरी में पिरो देता है। और अब आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल, खास तौर पर इम्तिहान के लिए। अगर हम ये मान लें कि वर्किंग मेमोरी कोई फिजिकल जगह नहीं है बल्कि सिर्फ एक्टिवेशन की एक हालत है, तो इससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के दरमियान जो हम एक दीवार समझते हैं उस पर क्या असर पड़ता है? क्या वो दीवार उतनी अहम रहती है या फिर वो धुंधला जाती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।